नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आइकन में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम हिस्ट्री का टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे थे। इससे पहले हमने जो है दो टॉपिक जो अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वो जो अगर देखे हुए रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इससे पहले मैंने प्रागैतिहासिक काल, अजैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कशन कर दिया है। प्रागैतिहासिक काल, इसमें पाषाण काल, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल से बता दिया है। अजैतिहासिक काल जिसमें हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन ये जो है हमने डिस्कशन नहीं किया है, तो इसे अभी रहने देते हैं। अब हम बात करेंगे इस ऐतिहासिक काल के बारे में। इस ऐतिहासिक कालखंड में प्रमुख जो है, सबसे पहला हुआ बृहद्रथ वंश के बारे में, और दूसरा होगा फिर मगध में, ये है हमारे भारतवर्ष के मगध में बृहद्रथ वंश के बारे में। फिर अगला जो प्रमुख ऐतिहासिक राजवंश पहला हर्यक वंश, तो इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। इसमें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये हर्यक वंश। हर्यक वंश इंपॉर्टेंट है, बृहद्रथ वंश इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी हम लोग हल्का पढ़ेंगे बृहद्रथ वंश के बारे में, क्योंकि ये जो इससे पहले आई थी और इसकी जानकारी हमें महाभारत से मिलती है इस बृहद्रथ वंश के बारे में। उसके बाद हमें जो हम पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में पूरे डिटेल के साथ। इस वंश में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इस हर्यक वंश के बारे में जानकारी हमें बहुत ग्रंथ से मिलती है। इस कारण जो है ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम ऐतिहासिक काल के इस बृहद्रथ वंश और हर्यक वंश के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग जो है इस ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। उसमें प्रमुख रूप से इस ऐतिहासिक काल का शुरू होता है मगध से, और मगध में जो है सबसे पहले इस बृहद्रथ वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस बृहद्रथ वंश के संस्थापक जो है खुद बृहद्रथ ही रहते हैं। तो इतना जान लीजिए, बृहद्रथ वंश के संस्थापक जो बृहद्रथ रहते हैं, और वर्तमान में इनकी जानकारी जो है ये बृहद्रथ वंश के बारे में महाभारत से मिलती है। महाभारत ये जो है नाम ग्रंथ से। हालांकि इसके बारे में उतनी कुछ जो है जानकारियां नहीं है इस वंश के बारे में, ना ही महाभारत सही है घटना है या नहीं, इसके बारे में उतना कुछ नहीं लिखा गया है। इस कारण से ये जो बृहद्रथ वंश एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी हम लोग पढ़ देंगे कि इस बृहद्रथ वंश का संस्थापक जो है खुद बृहद्रथ रहते हैं। अगला जो है बृहद्रथ का जो उत्तराधिकारी रहता है वो जरासंध रहता है। जरासंध फेमस है। आप अगर महाभारत के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा जरासंध और भीम के बीच जो है महाभारत कालखंड में क्या होता है, मल्ल युद्ध होता है। मल्ल युद्ध होता है, ठीक। तो ये सारे चीज आपको पता होगा जरासंध के बारे में, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पर। फिर अगला जो है इसके उत्तराधिकारी सहदेव आते हैं। इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारियां नहीं मिलती है। और अगला जो है रुपुंजय, इनके बारे में भी ज्यादा कुछ जानकारियां नहीं मिलती है। लेकिन आखिरी शासक अगर पूछा जाए बृहद्रथ वंश का तो रुपुंजय होगा। तो बस बृहद्रथ वंश इतना ही है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया था कि इससे जो है एग्जाम में इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फिर भी इस बृहद्रथ वंश के संस्थापक और जरासंध के बारे में हल्का सा बस जानकारी आपको रखना है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में बात कर रहे थे। तो जो है दूसरा ऐसे बोला जाता है हर्यक वंश है। लेकिन पूछा जाए पहला ऐतिहासिक वंश कौन सा है, तो हर्यक वंश ही होगा। क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार जो है वो जो इससे पहले मैंने बृहद्रथ वंश के बारे में बताया था, बृहद्रथ वंश, उसे जो है पहला ऐतिहासिक वंश नहीं मानते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, बहुत सारे इतिहासकार नहीं मानते हैं बृहद्रथ वंश को। इस कारण अगर पूछा जाए पहला ऐतिहासिक वंश कौन सा है, तो हर्यक वंश होगा। और पहला ऐतिहासिक राजा कौन होगा, तो समझ रहे हैं इस हर्यक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार है। और इन्हें जो है वही वर्तमान में बिहार वाले क्षेत्र में ये मगध, यहाँ से शासन शुरू करते हैं। इनकी राजधानी राजगिरिया रहती है। और ये जो है मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह से जन्म से 544 साल पहले जो है ये मगध की गद्दी पर बैठे थे। ये जो है बिंबिसार जब मगध की गद्दी पर बैठा था, उसके बाद धीरे धीरे चाहा कि हम राज्य विस्तार कैसे करें। तो ये जो छोटे मोटे जो भी राज्य होते थे उन्हें जो है आक्रमण करके ये जीत लेता था। खास करके इस मगध के सामने थी एक अंग करके छोटा सा क्षेत्र था, उस अंग को ये अपने जो है आक्रमण करके जीत लेता है। और उसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे जो जिसे सकता है उसे जो है आक्रमण के द्वारा ये जीत लेता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे राज्य को ये जो आक्रमण नहीं करता है। खास करके यहाँ पर देखें तो इनका जो एक राजदरबारी था, उसमें से एक डॉक्टर था, राजवेद था, जीवक नाम का, याद रखिएगा। जीवक जो है ये राजवेद किनके दरबार में रहता था, तो बिंबिसार के दरबार में रहता था। और ये जीवक जो एक राजवेद था, एक बात हुई दोस्तों, इसी मगध के सामने एक साम्राज्य था अवंती करके। अवंती, यहाँ का राजा था प्रनोद। अवंती का राजा था प्रनोद। ये जो है
असाध्य रोग से यानी पांडु रोग से, जिसे अभी वर्तमान में जॉन्डिस कहा जाता है, पीलिया रोग, उससे ग्रसित हो गया और ठीक ही नहीं हो रहा था। तब जो है मगध का राजा ये बिंबिसार अपने राजवेद पन्नौद को जो है भेजा अवंती में। अवंती में गया और जो है जीवक इसे ठीक कर देता है। जब ठीक कर देता है तो राजा कहता है कि मांगो, क्या मांगते हो, क्योंकि पहले जो है उस राजा राजवंश में उस तरह से चलती थी कि जो अगर कोई राजा का कुछ अगर अच्छा काम कर देता था तो जो है उन्हें मुंह मांगा हर चीज मिलती थी। तो बिंबिसार ने जो है उस अवंती को अपने जो मगध में मिला लिया। यानी देख रहे हैं मगध का जो विस्तार हो रहा है, अब जो है अवंती को भी मिला लेता है। फिर जो है हम देखते हैं कि बिंबिसार बहुत सारे क्षेत्रों, बहुत सारे फिर दूसरे वंशों से वो जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करता है और जो है उस तरह से अपने साम्राज्य में मिला लेता है। वैवाहिक संबंध खास करके जो बहुत फेमस है उसमें से कौशल नरेश प्रसंजत की बहन महाकौशला से विवाह करता है। पर कौशल कहाँ है दोस्तों? कौशल जो वर्तमान में देखा जाए तो कौशल ये यूपी वाले क्षेत्र में पड़ता है। ये अवंती के आसपास जो यूपी वाले क्षेत्र में यहाँ पर कौशल, तो वहाँ कौशल का जो राजा थे और कौशल नरेश प्रसंजित उसकी बहन महाकौशला से विवाह करते हैं ये बिंबिसार। उसके बाद ये जो वैवाहिक संबंध आगे भी जारी रहता है और ये दहेज के रूप में जो है इस कौशल को अपने में ले लेते हैं। तो ये देख रहे हैं कि जब मगध फिर बड़ा हो रहा है यहाँ से, ठीक, ये भी आ गया, अवंती भी आ गया। फिर दोस्तों इसके बाद ये वैवाहिक संबंध को आगे जारी रखते हैं। पहले राजा महाराजा लोग जो है बहुत सारी शादियां करते थे, बहुत सारे विवाह करते थे। तो ये भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह करते हैं। ये जो भद्र देश वर्तमान में दोस्तों ये पंजाब वाले क्षेत्र देखा जाए तो पंजाब पहले जो है ये अभी वर्तमान में इंडिया पाकिस्तान दोनों में है। तो इस पंजाब वाले क्षेत्र में राजा हुआ करते थे। तो उस राजा के जो भद्र देश उसकी राजकुमारी क्षेमा से विवाह करते हैं। इस तरह से मगध का साम्राज्य देख सकते हैं बिंबिसार के समय ही जो है यहाँ तक इस पंजाब क्षेत्र तक था। फिर जो है ये वैशाली, वर्तमान में इसी आसपास में है वैशाली, वहां पर भी वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। वैशाली में जो है वैशाली के राजा जो है चटक की पुत्री चलना से विवाह करते हैं। लेकिन दोस्तों वैशाली के साथ ये घटना हो जाता है कि वैशाली जो है इस मगध में नहीं मिलता है। हालांकि ये अपनी बेटी को जो है दे देते हैं, चलना का विवाह जो है उस मगध सम्राट बिंबिसार से करा देते हैं। लेकिन जो है ये इस बात पे एग्री नहीं होते हैं कि हम अपने साम्राज्य को मगध में मिला लें। तब जो है इस बिंबिसार ने इस वैशाली पर आक्रमण कर देता है। लेकिन दोस्तों ये जो है बिंबिसार इस वैशाली को नहीं जीत पाता है। तो इस बिंबिसार जब इस वैशाली को नहीं जीत पाता है तो हम देखेंगे कि इनका पुत्र बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है इस मगध की गद्दी पर बैठता है। तो चलिए अब हम इस अजातशत्रु के बारे में बात करेंगे। तो हमने देखा इस हर्यक वंश के संस्थापक जब बिंबिसार के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि बिंबिसार ने किस तरह से 52 वर्ष तक राज्य किया मगध की गद्दी पर। फिर अपना जो मगध इस साम्राज्य को विस्तार भी किया, बहुत सारे विस्तार ये जो है सबसे पहले तो आक्रमण करके किया। जैसे छोटे छोटे जो अंग देश हुए, इसी मगध के सामने था अंग देश, उस पर आक्रमण करके जीत लिया। बहुत सारे क्षेत्रों को जो है वो वैवाहिक संबंध स्थापित करके जो है अपने साम्राज्य में मिला लेता है, जैसे भद्र देश अभी वर्तमान पंजाब वाले क्षेत्र में। फिर जो है अवंती को जो है वहाँ के राजा प्रनोद की सहायता करके जो है उसे अपने साम्राज्य में मिला लेता है। आपको पता होगा, इससे पहले बता दिया था कि अवंती के राजा प्रनोद के जो गंभीर रोग से बीमार था उसे ठीक करके जो है उस अवंती को भी मिला लेता है। बस जो है वैशाली पर आक्रमण करता है बिंबिसार, लेकिन जीत नहीं पाता है। लेकिन उसका बेटा अजातशत्रु जो है बिंबिसार की हत्या करके, याद रखिएगा ये जो अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करके जो है अपने पिता की हत्या करके इस मगध की गद्दी पर 493 ईस्वी में बैठता है। अजातशत्रु इसका जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, और अजातशत्रु को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, कुनिक के नाम से। तो अगर पूछेगा तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अजातशत्रु को अन्य किन नाम से जाना जाता है, या कुनिक इनमें से किस शासक का नाम है, अन्य नाम है तो अजातशत्रु का नाम है। फिर इसने देखा कि मेरे पिताजी जो है यानी बिंबिसार बस सिर्फ वैशाली को नहीं जीत पाए थे, सॉरी दोस्तों, बस वैशाली को नहीं जीत पाए थे। तो जो है अजातशत्रु इस वैशाली पर आक्रमण कर देता है अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से। वर्षकार इसके मंत्री रहते हैं, उसकी सहायता से जो है वैशाली पर आक्रमण कर देते हैं और वैशाली को जीत लेता है। तो देख रहे हैं जिस तरह से इतिहास में इससे पिताजी जिस क्षेत्र को नहीं जीत पाए थे, मगध में नहीं मिला पाए थे, अब जब उनका लड़का अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके इस मगध की गद्दी पर बैठता है और वैशाली पर आक्रमण करता है और उसे जीत लेता है।
और इस जो लड़ाई हुई थी वैशाली पर आक्रमण के दौरान उस वक्त दो नए हथियार की भी खोज की गई थी। पहली बार ऐसा दो हथियार देखा गया था। पहला था नाम है इसे रथ मुसल और दूसरा है महाशिला कंटक। शिला मतलब होता है पत्थर, कंटक मतलब काटने वाला। महाशिला कंटक और रथ मुसल नाम के दो नए हथियार की खोज किसने किया था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अजातशत्रु किस वंश से संबंध रखते हैं? तो हर्यक वंश से रखते हैं। फिर हमने देखा कि अजातशत्रु जो है ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। याद रखिएगा, इस काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्म जो है फल फूल रही थी। इसमें जो अजातशत्रु ज्यादा करीब था बौद्ध धर्म के। तो जब जो है 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में जब भगवान महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, तब जो है इन्होंने पहली बौद्ध संगीति करने का फैसला लेता है। पहली बौद्ध संगीति होता क्या दोस्तों? ये बौद्ध संगीति क्या है? तो कह दें कि एक प्रकार का ये मीटिंग है कि अब जो है बौद्ध धर्म को आगे किस तरह से चलाया जाए, आगे किस तरह से जारी रखा जाए, इसके लिए एक मीटिंग की गई। और मीटिंग कहाँ किया है दोस्तों? आपको पता होगा, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? राजगिर को बनाया था, यानी राजगीर को बनाया था। तो इस राजगीर में, वर्तमान राजगीर कहा जाता है, इस राजगीर में एक मीटिंग रखा जाता है जिसे कहा जाता है पहली बौद्ध संगीति। और कब हुई थी? जिस वर्ष जो है महात्मा बुद्ध मृत्यु यानी महानिर्वाण को प्राप्त हुए थे, जिस वर्ष जो है महात्मा बुद्ध की निधन हुई थी, मृत्यु हुई थी, उसी वर्ष 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति राजगीर में की गई थी। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो क्वेश्चन पूछेगा पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। पहले बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। क्यों 483 ईसा पूर्व में हुई थी? क्योंकि इसी वर्ष 483 ईसा पूर्व में जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी निधन हुआ था। और जो इस पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली जो बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ये जो पहली बौद्ध संगीति कहाँ जो आयोजन किया गया था? तो अपने राजधानी में ही करेंगे, इसलिए बात है दोस्तों। अभी भी देखते हैं मोदी भी कोई किन्हीं को बुलाते हैं, सबसे पहले कहाँ बुलाते हैं? दिल्ली में बुलाते हैं। तो यहाँ पर भी पहले बौद्ध संगीति जो है अपने राजधानी राजगीर यानी राजगीर में करते हैं। तो हमने देखा कि अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके इस मगध की गद्दी पर 493 ईसा पूर्व में बैठता है। इस कारण इस अजातशत्रु को जो है पितृहंता भी कहा जाता है। पितृहंता इसका मतलब होता है पिता का हत्यारा। लेकिन इतने में नहीं रहा दोस्तों, अगला हम देखते हैं अजातशत्रु के बाद इनका लड़का उदयन। अजातशत्रु के बाद इनका लड़का जो होता है उदयन, ये जो है इनकी हत्या करके उदयन जो है, अब उदयन हत्या कर देगा अजातशत्रु का अपने यानी अपने पिता का, और जो है इस मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। अब ये मगध जो है पहले के जैसा मगध नहीं था, ये जो फैल चुका है भद्र देश से लेकर अवंती और वैशाली, इन सारी चीज को एक विशाल सा साम्राज्य स्थापित हो गया है। और इस विशाल साम्राज्य का जो है ये तीसरा शासक होता है उदयन। और उदयन कैसे शासक बनता है? ये भी अपने पिता की हत्या करके शासक बनता है। तो हम देख रहे थे कि हर्यक वंश के बारे में पहला संस्थापक बिंबिसार हुए, अजातशत्रु हुए, और अजातशत्रु के बाद जो है उदयन, ये भी अपने पिता की हत्या करके जो है इस मगध की गद्दी पर 461 ईसा पूर्व में बैठता है। तो इस वंश में देखा जाए तो अधिकतर जो शासक हुए वे अपने पिता की हत्या करके जो है उस गद्दी पर बैठ रहे हैं, मगध की गद्दी पर बैठ रहे हैं। तो इस कारण जो है इस वंश को, इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, तो जो है इस हर्यक वंश को ही जो है पितृहंता वंश कहा जाता है। क्योंकि इस वंश के अधिकतर जो शासक हुए वो अपने पिता की हत्या करके जो है इस मगध की गद्दी पर यानी राजगद्दी पर बैठते हैं। फिर देखा जाए तो उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके 461 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। अब मगध बहुत विशाल हो चुका था। अब इस मगध में जो है उसकी राजधानी राजगिरी के बाद जो है एक नए शहर की स्थापना करते हैं। और ये नया शहर जो स्थापना करते हैं सोन और गंगा नदी के संगम पर एक पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना करते हैं, ये पाटलिपुत्र शहर आगे जाकर पटना के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाएगा पटना शहर या फिर पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो ये उदयन ने किया था। तो उदयन के बारे में बस इतने ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों एक क्रोनोलॉजी देखिए। उदयन जो है अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठता है। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है इस गद्दी पर बैठता है, मगध की गद्दी पर बैठता है। तो उदयन जब इसे पता था कि हम भी अपने पिताजी की हत्या करके इस मगध की गद्दी पर बैठे हैं
और मेरे पिताजी यानी इसके पिताजी भी जो है कौन थे, इसके पिताजी उदयन के पिताजी अजातशत्रु, ये भी जो है अपने पिताजी बिंबिसार की हत्या करके जो है मगध की गद्दी पर बैठे थे। तो उदयन को भी डर था कहीं ना कहीं मेरे भी लड़का इस तरह से कर सकता है, तो इन्होंने जो है अपने लड़का को, अपने बेटा को इस राजपाट के बारे में जानकारी ही नहीं दिया। कह सकते हैं इसे जो है इस राजपाट से बहुत दूर रखा, क्योंकि आपको लिखा हुआ आएगा पुस्तक में दोस्तों, बुक में, कि ये नागदशक जो था एक अयोग्य शासक था। अयोग्य इसलिए था दोस्तों क्योंकि इसे राजपाट के बारे में, इस वंश के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई थी, और उदय जो अपने पुत्र नागदशक को इस राजपाट से बहुत ही दूर रखा, क्योंकि इसे भी डर था उदयन को कि मेरा बेटा मुझे न मार दे। तो इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो नागदशक एक अयोग्य शासक होता है। इन्हें जो है जब इनकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु जब स्वाभाविक मृत्यु जब हो जाती है, बुढ़ापा था, उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है उदयन की, तब उत्तराधिकारी के रूप में नागदशक जो है मगध की गद्दी पर बैठता है। जब मगध की गद्दी पर नागदशक बैठता है तो इन्हें जो है राजकाज के बारे में जब कुछ भी जानकारी नहीं रहता है, तो इसका एक सेनापति रहता है शिशुनाग। तो ये हर एक चीज जो है शिशुनाग से पूछता है, प्रत्येक चीज जो है शिशुनाग से पूछ के ही करता है। तो देखता है शिशुनाग, इसका जो सेनापति रहता है नागदशक का सेनापति, शिशुनाग देखता है कि जब इसे कुछ पता ही नहीं है, इस नागदशक को, अगर नागदशक ये राजा को कुछ पता ही नहीं है अपने साम्राज्य के बारे में, एकदम इतना भकलोल है कि कुछ भी पता नहीं है, तो ये शिशुनाग जो है इसकी हत्या करता है। यानी सेनापति जो है राजा की हत्या करके इस हर्यक वंश को खत्म कर देता है और एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो हम लोग अगले पढ़ेंगे इस शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश के बाद उसके बाद जो भी नए नए वंश आएंगे उसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाएंगे, वरना दोस्तों आपको जो है दिक्कत हो जाएगी। तो इसके बाद जितने भी वंश आएंगे उसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद दिलाएंगे कि इसके बाद ये वंश होना चाहिए। तो एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको इसके बाद से कुछ भी दिक्कतें नहीं होगी। तो हमने जो है हर एक वंश कंप्लीट कर दिया है, और हर एक वंश का आखिरी शासक कौन है, तो नागदशक है। इसकी हत्या कौन करता है, शिशुनाग करता है, जो उसका सेनापति रहता है, क्योंकि एक भगलोल रहता है नागदशक, ठीक अयोग्य मतलब भगलोल हो, इसे राजपाट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं पता है। तो इस तरह से हर एक वंश खत्म होता है। अगला हम लोग अगले दिन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में, फिर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश।